हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आउटलाइन फर्स्ट। ऑलराइट, चलें आगे। आप लोग कुछ मत देखो, सबसे पहले आप लोग इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। मान लो एक गरम पतीला रखा हुआ था और मेरा जो हाथ था वो उस गरम पतीले पर जा कर के छुल गया, ठीक है, गलती से। विद इन सेकेंड्स, कुछ ही चंद सेकेंड्स में मेरा जो हाथ होगा उस गरम पतीले से वापस आ जाएगा। कैसे हो पाया ये? क्या मेरे हाथ के पास कोई दिमाग था? क्या मेरे हाथ के पास कोई जादू था कि जैसे ही मैंने उसको टच किया वैसे ही मेरा हाथ पीछे की तरफ बढ़ गया? क्या होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म के पास जो उनको सिग्नल देता है कि भाई ये मत करो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, इफ़ यू विल डू दिस देन इट इज़ गोइंग टू हार्म यू। और ये जो प्रोसेस होता है ये इतना फास्ट कैसे होता है? यानी कि मैंने पतीला छुला और उसके बाद तुरंत मेरा हाथ वहाँ से हट गया विद इन सेकेंड्स। तो ऐसी क्या चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कि इतना फास्ट इस प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं, राइट? फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसी को कहते हैं हम लोग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास होता है एक दिमाग, राइट? हम लोगों ने आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द यूनिट सेल के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भाई सेल जो होता है, सेल के पास होते हैं 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द सेल इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि बाउंड्रीज। कैसे पता चलता है कि ये वाला खेत इसका है, ये वाला खेत इसका है, किसका फील्ड कौन सा वाला है, किसकी ज़मीन कौन सी वाली है? क्योंकि वहाँ पर साइड में बाउंड्रीज होती हैं, वहाँ पे साइड में लाइंस होती हैं, और वो जो लाइंस होती हैं, बाउंड्रीज होती हैं, वो डिफ़ाइन करती हैं कि भाई आपका एरिया यहाँ तक है। वैसे ही हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स हैं और उन सेल्स की बाउंड्रीज होती हैं, जिन बाउंड्रीज को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो सेल के अंदर होता है दैट इज़ द साइटोप्लाज्म, जो कि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली साइड में भरा हुआ होता है, जिसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनली बिछे हुए होते हैं जिनका अपना अलग अलग काम होता है। और बिल्कुल बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल का दिमाग। एंड व्हाट इज़ द दिमाग ऑफ द सेल? दिमाग ऑफ द सेल इज़ द न्यूक्लियस। जैसे कंप्यूटर के पास CPU, हम लोगों के पास हमारा ब्रेन, वैसे ही सेल के पास होता है उनका न्यूक्लियस, राइट? उनका दिमाग। तो जब भी ये टर्म आता है दिमाग, तब क्या दिमाग में आ रहा होता है, मतलब क्या चल रहा होता है हमारी थिंकिंग में कि भाई दिमाग जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल है सारी एक्टिविटीज़ के लिए, वही कोऑर्डिनेट करता है सारी चीज़ों को, वही कंट्रोल करता है सारी चीज़ों को। यानी कि मेरा हाथ उस गर्म पतीले पर छुला और फिर अचानक से मैंने बहुत जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ खिसका लिया। इसका मतलब जैसे ही मेरा हाथ उस पतीले से लगा तो सेंसरी यानी इन्वायरमेंट से सिग्नल लेकर के गए हमारे सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेकर के जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। यानी कि जैसे ही मेरा हाथ पतीले से छुला तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होंगे वो उस सिग्नल को, उस स्टिमुलाई को क्या करके, उस स्टिमुलाई को सेंस करेंगे, और उस स्टिमुलाई को सेंस करने के बाद उस सिग्नल को भेजेंगे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ठीक है? न्यूरॉन्स। और कौन से न्यूरॉन्स? सेंसरी न्यूरॉन्स। अब हमारा जो CNS होता है, हमारा दिमाग का काम ही होता है कि भाई डिसीज़न लेना कि इस वाली सिचुएशन में क्या करना है, इस वाली सिचुएशन में क्या करना है। उसको एक सिचुएशन दी जाए तो हमारा दिमाग बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स निकाल करके आपको दे देता है कि भाई इस वाले आउटकम के साथ आप चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। ऐसा ही होता है ना?
जब आप किसी बारे में सोच रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, बहुत सारे आउटकम्स आपका दिमाग आपको बिछा करके दे देता है। ओके, यू कैन गो विद दिस, यू नीड नॉट टू गो विद दिस वन, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है, इसके साथ जाओ, इसके साथ नहीं जाओ। तो दिमाग का काम ही ये होता है चीज़ों को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना और हमारे लिए डिसीज़न ला करके बना करके देना। तो जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन कि भाई मेरे हाथ ने पतीला छुल लिया है, जैसे ही उस इन्फॉर्मेशन को, उस स्टिमुलाई को सेंस करके सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर के गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने बोला कि भाई हटा लो हाथ वरना पूरा जल जाएगा। तो फिर वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो दूसरे तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी के अंदर, जिनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। उन मोटर न्यूरॉन्स को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कि भाई जल्दी से लेकर के जाओ और हाथ को दे करके आ इस इन्फॉर्मेशन को कि हाथ अपने आप को वहाँ से अलग कर ले। यानी हाथ वाली जो मसल्स हैं उनको ये सिग्नल पहुंचा के आ मोटर न्यूरॉन कि वो अपने हाथ को, यानी ये जो मसल्स हैं हाथ वाली, वो उसको वहाँ से हटा लें, अदरवाइज़ हाथ जल जाएगा। और दिमाग का एक काम ये भी होता है कि सर्वाइवल को इंश्योर करना, यानी कि इंडिविजुअल जो है उसका सर्वाइवल इंश्योर करना। इसीलिए दिमाग ही सारे डिसीजंस लेता है, दिमाग ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रेन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हार्मोन्स। अब जैसे हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के अंदर, कि लाइफ प्रोसेस हम लोगों ने 4 मेजर लाइफ प्रोसेस पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन प्लांट्स में भी पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी पढ़ा था, वैसे ही रेस्पिरेशन इन प्लांट्स भी पढ़ा था, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स भी पढ़ा था। द सेम गोज़ फॉर द 2 अदर लाइफ प्रोसेस, राइट। तो वैसे ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की भी दोनों केसेस में बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है और एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, यानी हमारी बात करते हैं, देन वहाँ पर होता है वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। और सेकेंड जो चीज़ होती है वो होती है हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो ज़िम्मा दिया गया है वो ज़िम्मा दिया गया है 2 चीज़ों को। और वो 2 चीज़ें क्या हैं? आई एम गोइंग टू राइट इट हियर, सो यू कैन लुक एट द स्क्रीन नाउ। ऑलराइट, सो जस्ट लुक एट द स्क्रीन। सो अगर हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, राइट, तो एनिमल्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। और पहली चीज़ जो होती है वो ये होती है कि भाई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल्स के अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू okay, I have erased everything. I'm going to write it down again. So just look at the screen. Animals के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए 2 चीज़ें काम करती हैं। पहली चीज़ होती है कि भैया उनके पास वेल डिफाइंड और वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। अब इस नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। दूसरी चीज़ एनिमल्स के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स भी होते हैं जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं कई सारी एक्टिविटीज़ को। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता। प्लांट्स के अंदर वेल डिफाइंड वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता। सिर्फ प्लांट्स के पास होता है फाइटो हार्मोन्स, यानी जितनी भर एक्टिविटीज़ प्लांट्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं,
जितनी भी एक्टिविटीज़ प्लांट्स के अंदर कंट्रोल होनी है, कोऑर्डिनेट होनी है, वो सारी एक्टिविटीज़ फाइटो हार्मोन्स, फाइटो मतलब प्लांट्स, फाइटो मतलब प्लांट्स, हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स यानी प्लांट्स के हार्मोन्स, राइट। सो जितनी भी एक्टिविटीज़ प्लांट्स के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होनी होती हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल और कोऑर्डिनेट होती हैं विद द हेल्प ऑफ फाइटो हार्मोन्स यानी प्लांट्स के हार्मोन्स की हेल्प से। सो अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स के अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, प्लांट्स के अंदर होता है सिर्फ हमारा फाइटो हार्मोन्स। और ये जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर कई सारे हार्मोन्स आते हैं, लाइक ऑक्सिन हुआ, लाइक साइटोकाइनिन हुआ, लाइक जिब्रेलिन हुआ, लाइक इथाइलिन हुआ, लाइक एब्सिसिक एसिड यानी ABA हुआ। सो वील टॉक अबाउट एवरीथिंग इन सो मच डिटेल, डोंट वरी अबाउट दैट, ऑलराइट। सो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, किसी के बारे में आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये जो मैंने GA लिख दिया है, दिस इज़ जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन्स, और ये जो ABA लिखा है इसका मतलब है एब्सिसिक एसिड। डोंट वरी अबाउट इट, राइट नाउ we'll talk about this in detail, so have some patience and go with me, go with the flow, all right। अब सबसे पहले हम लोग इस वाली स्लाइड मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ये। सो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यही है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सो हम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस जो होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं ताकि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग चलती रहे। अगर एक भी लाइफ प्रोसेस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर गड़बड़ाया तो उस ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है उसकी बॉडी की, और कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं, कई सारी इंस्टेबिलिटीज़ आ जाती हैं, एंड पर्सन कैन इवन डाई, ऑलराइट। नाउ अब ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, सो नो नीड टू थिंक अबाउट इट सो मच। आप लोग क्या कर सकते हैं, if you have not checked those videos of the first chapter, then you can go back and check them। अगर कोई भी queries होती हैं आपकी, you can post your queries in the comment section, or you can mail your queries to me, और मैंने जो email ID है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, alright। now हमको पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं जो कि मूव कर रही होती है, जिसके अंदर मूवमेंट होता है, हम उसको मानते हैं कि भाई ये चीज़ अलाइव है ना। तो ये जो हमारे कुछ जो मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स के अंदर वो ग्रोथ की फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप लोग इतनी चीज़ें दिमाग में रखो, विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। सो जस्ट लुक हियर। अब सबसे पहली चीज़ आती है कि जितने भर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अब स्टिमुलाई की बात आती है। स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई होता है कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज, ठीक है। कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज जिसको बॉडी डिटेक्ट कर लेती है वो कहलाता है हमारा स्टिमुलाई। और स्टिमुलाई समझ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टिमुलाई को ही पकड़ करके ले जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, और कहाँ पहुँचाएंगे? CNS में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और मोटर न्यूरॉन्स को बुलाएगा कि आओ भाई अब तुम्हारा काम आ गया, जा करके ये वाली इंफॉर्मेशन उस जगह पर पहुँचा दो जहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स ये इंफॉर्मेशन लेकर के आए थे। So this is how it works. So it is really important to understand कि भाई स्टिमुलाई क्या होता है। स्टिमुलाई का मतलब होता है कि बाहर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आना, और उस इन्वायरमेंटल चेंज को हमारी बॉडी डिटेक्ट करती है, ऑलराइट।
और डिटेक्ट करने के बाद उसको सिग्नल की हेल्प से भेजा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सो स्टिमुलाई का मतलब सिंपल ये होता है कि वो सारे चेंजेस इन्वायरमेंटल कंडीशन में जिनके लिए ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो अमीबा होता है वो अमीबा अपने फूड के लिए रिस्पॉन्ड करता है। कैसे? हमको पता है कि अमीबा की कोई एक शेप नहीं होती है, कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती है अमीबा के पास। तो मान लो, जस्ट लुक एट द स्क्रीन, मान लो ये अमीबा है। अब इस अमीबा को प्रे यानी कि इस अमीबा को खाना चाहिए, और इसको खाना किधर दिखा? इसको खाना दिखा अपने राइट साइड में। तो इसने क्या किया? अमीबा ने राइट साइड में ही, अमीबा खाना किससे लेता है? अपने अंदर खाना किससे लेकर के जाता है? कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? सूडोपोडिया। गुड, वेरी गुड, सूडोपोडिया, करेक्ट। सो अमीबा जो होता है वो अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर लेकर के जाता है सूडोपोडिया से। मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर मैंने रेड कलर से मार्क किया है, दिस इज सूडोपोडिया। और इसी सूडोपोडिया की हेल्प से अमीबा अपना खाना अपनी बॉडी के अंदर एनगल्फ कर लेता है, घुसा लेता है। तो अमीबा ने देखा कि इन्वायरमेंट के अंदर मेरा खाना कहाँ है। जिधर भी उसे खाना दिखाई दिया उधर की साइड उसने अपनी बॉडी को मूव करा लिया, अपनी बॉडी को शिफ्ट करा लिया। तो इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, और वही जो इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस आते हैं उन्हीं इन्वायरमेंटल चेंजेस को बोलते हैं स्टिमुलाई। समझ में आ गई बात? तो अमीबा सेकेंड डायग्राम में देखो, जैसे ही अमीबा को देखा कि भाई खाना इधर है, दिस इज द फूड, अमीबा ने सूडोपोडिया बनाया इधर की साइड और उस मूव किया उस फूड की तरफ और उसको अपनी बॉडी के अंदर लेकर के चला गया। और कहाँ स्टोर करता है उस फूड को? फूड वैक्यूल के अंदर। और फिर करता है उसका डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद होता है एसिमिलेशन, और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बचता है उसको अमीबा अपनी बॉडी से बाहर फेंक देता है, यानी कि न्यूट्रिशन का लास्ट प्रोसेस विच इज एक्सक्रीशन। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, so I am telling you, if you have not seen the videos, if you have not seen the previous videos, then I would like to recommend you to go back and watch them. All right, so अब देखना फूड वैक्यूल, अब मैंने बता ही दिया कि क्या होगा इसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को अमीबा बॉडी से बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो स्टिमुलाई समझ में आए? स्टिमुलाई क्या होता है? इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस, उन चेंजेस को अगर कोई ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट कर लेता है और उनके लिए रिस्पॉन्ड करता है, उनको डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड करता है, दोज थिंग्स, दोज स्टफ आर नोन एज स्टिमुलाई। ऑलराइट, नाउ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्टिमुलाई को सेंस करके रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करके रिस्पॉन्ड करते हैं। सो एनिमल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो कि रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करती हैं। अभी मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया था कौन सी दो चीज़ें थी। पहला था हमारा न्यूरल सिस्टम। सो न्यूरल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम बोथ आर द सेम थिंग। ऑलराइट, नर्वस सिस्टम बोल लो, न्यूरल सिस्टम बोल लो, दोनों एक ही बात है। तो एनिमल्स के पास सबसे पहले होता है वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम, वेल डिफाइंड न्यूरल सिस्टम। और दूसरी चीज़ होती है एनिमल्स के पास हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं। विल टॉक अबाउट व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। there are mainly two types of glands, right? So we'll talk about them as well. So सेकेंड होता है हार्मोन्स, पहला न्यूरल सिस्टम एंड सेकेंड होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ऑलराइट, लेकिन प्लांट्स के पास ऐसा नहीं होता है।
प्लांट्स के पास एक वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम नहीं होता है कि वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करे और उस इन्वायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट और उसको डिटेक्ट करके उसके खिलाफ एक रिएक्शन जनरेट कर सके। तो उनके पास क्या होता है? उनके पास होता है हमारा फाइटो हार्मोन्स, यानी कि फाइटो मतलब प्लांट्स और हार्मोन्स मतलब हार्मोन्स। तो उनके पास होते हैं फाइटो हार्मोन्स और वही फाइटो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराने के लिए प्लांट्स के अंदर। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो कोऑर्डिनेशन मैं पहले ही समझा चुकी हूँ। सो the working together of various organs of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimulus। मतलब कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ओके, इसने बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी लिख दिया, सो वी कैन लाइक सिंप्लीफाई इट। मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था आपको? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। एक तरीके से आप तालमेल समझो। कैसे तालमेल समझो? तालमेल ऐसे समझो, मेरा हाथ गरम पतीले से छुल गया था, ये गरम पतीला मेरे हाथ से टच हुआ था। ठीक है, यानी कि हाथ वाली जो मसल्स होंगी वो मसल्स और मेरा जो स्किन होगा वो उस इन्वायरमेंटल चेंज यानी कि वो उस गरम चीज़ को सेंस करेगा। सेंस करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को कहाँ लेकर के जाएंगे? ब्रेन के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम तैयार करेगा कि भाई ये करना है। तो फिर यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती, वो बुलाएगा मोटर न्यूरॉन्स को कि भाई इधर आओ और ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये उस हाथ की मसल्स तक पहुँचा दो जहाँ से सेंसरी न्यूरॉन्स इस इन्फॉर्मेशन को लेकर के आए थे। जल्दी से मोटर न्यूरॉन्स भागेंगे, हाथ के पास आएंगे, उन मसल्स को बोलेंगे हट जा। कैसे हटती हैं, क्या प्रोसीजर होता है, विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। तो यहाँ पर हमारी जो मसल्स होती हैं और हमारा जो ब्रेन होता है उन दोनों के बीच में तालमेल चल रहा होता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्लियर? नाउ कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, मैंने बताया था ना, विल टॉक अबाउट बोथ द पार्ट्स, like coordination in animals as well as coordination in plants. So first we are going to talk about the first part, the very first part, that is coordination in animals. ठीक है, now दो तरीके के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स के अंदर। दो सिस्टम काम करते हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके। पहला जो सिस्टम होता है एनिमल्स के अंदर वो होता है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन वाला सिस्टम। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली दो पार्ट में वो डिवाइड होता है। एक आता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो सब कंपोनेंट्स आते हैं, ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। वैसे ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर। और यहीं पर इन दोनों टर्म्स का मतलब समझ लो। जहाँ पर भी बायोलॉजी में एफरेंट आ जाए, एफरेंट का मतलब होता है, जहाँ पर भी एफरेंट आ जाए, एफरेंट का मतलब होता है जो सिग्नल को ब्रेन तक लेकर के जाएं, यानी वो सारे नर्व फाइबर्स जो कि इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर के जाएं। और इफरेंट का मतलब होता है वो सारे नर्व फाइबर्स जो कि उसी इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन ब्रेन ने प्रोसेस करके दी है, उस इंफॉर्मेशन को वापस उस मसल तक लेकर के आए, मस्कुलर सेल तक लेकर के आए, वो कहलाते हैं इफरेंट। तो एफरेंट ब्रेन तक ले जाने का काम करते हैं। सपोज दिस इज आवर ब्रेन, तो इसमें ले जाने का काम, और ब्रेन से वापस मसल के पास उस इंफॉर्मेशन को लेकर के आने का काम करते हैं इफरेंट नर्व फाइबर्स। ऑलराइट, अब ये जो नर्व होती हैं
ये नर्व जो होती हैं, जो कि ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, यानी जितनी भर नर्व्स हमारी ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से। लेट मी शो यू द डायग्राम। समझ में नहीं आ रहा होगा ना ऐसे, जस्ट अ मोमेंट। हाँ भाई, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से ये जितनी भी नर्व्स निकलती हैं, दिख रही हैं ये सारी नर्व्स, कैन यू सी दैम? दिस स्पाइनल कॉर्ड, ये है हमारी, स्पाइनल कॉर्ड से भी बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं, कैन यू सी दैम? या सो ये सारी जो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, और ये हमारा ब्रेन है, ये तो पता ही होगा, स्कल खोपड़ी के अंदर घुसा हुआ होता है, दिस इज आवर ब्रेन, और ब्रेन से नीचे वाली साइड में कमर तक जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। अब इस ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भर नर्व्स निकलती हैं वो नर्व्स बनाती हैं हमारा PNS। एंड व्हाट इज PNS? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई होप समझ में आ गया होगा। वापस से जल्दी भाग के चलो पीछे की तरफ। यस, सो नर्व्स जितनी भी होती हैं जो कि ब्रेन से बाहर आती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती हैं, दे मेक द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 स्पाइनल नर्व्स होती हैं, यानी 12 होती हैं वो नर्व्स जो कि हमारे ब्रेन से निकल रही होती हैं और 31 नर्व्स वो होती हैं जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। सो क्रेनियल नर्व होती हैं 12 और 31 होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स। ऑलराइट, अब एक और तरीके की नर्व्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं विसरल नर्व्स। तो इधर एक बार देख लो, अभी मैंने क्या बताया, क्रेनियल नर्व्स 3 तरीके की, आप दो नहीं 3 तरीके की समझो, 3 तरीके की नर्व्स होती हैं। तो क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, एक तो क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि सारे पार्ट्स को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करके रखती हैं। स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखती हैं। और विसरल नर्व्स होती हैं, और विसरल नर्व्स का काम होता है जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उन सारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम, स्पाइनल कॉर्ड से भी और कभी कभार ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती हैं दीज थर्ड कैटेगरी ऑफ नर्व्स विच आर टर्म्ड एज विसरल नर्व्स। सो क्रेनियल समझ में आया, स्पाइनल समझ में आया, विसरल वो होती हैं, लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, विसरल नर्व्स वो होती हैं जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखने का काम करती हैं और कभी कभार ब्रेन से भी। ठीक है, नाउ कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं? 31। कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं? 12। गुड, यू आर लर्निंग, राइट। सो न्यूरॉन्स, अब ये जो मैं बात कर रही थी, पतीला छुआ मैंने और वो पतीले से सेंसरी न्यूरॉन्स भागे किधर की तरफ? ब्रेन की तरफ, और ब्रेन से प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को वापस उस मसल सेल तक लेकर आने का काम कर रहे थे दूसरे तरीके के न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स क्या हैं? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूरॉन्स नाउ। ऑलराइट, सो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं नर्वस सिस्टम की इकाई होती हैं। इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब आप ऐसे समझो कि हम लोग जैसे किसी भी घर को, किसी भी बिल्डिंग को नहीं बना सकते हैं अगर हमारे पास ईंट ना हो। कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता है अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल ना हो। वैसे ही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, दिमाग तक इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं पहुंच सकती अगर बॉडी के अंदर वो न्यूरॉन्स ना हो। समझ में आई बात? सो न्यूरॉन्स जो होते हैं नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। दैट मीन्स द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन।
ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मैसेज को लेकर के जाते हैं ब्रेन की तरफ, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में। और उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और नर्व इम्पल्सेस। तो वापस से सुन लो कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन को लेकर के जा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में, और इन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम नाम देते हैं नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, वी कॉल देम नर्व इम्पल्सेस। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ तीसरा पॉइंट और समझ लो, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। हमारी ह्यूमन बॉडी का जो सबसे लंबा सेल होता है, अच्छा पूरी दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन सा है? PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना, पढ़ के आए होगे, पता भी होगा ये, जिनको हम क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो सबसे छोटे सेल होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें दुनिया में, तो लॉन्गेस्ट सेल जो है दुनिया में नहीं, इन आवर ह्यूमन बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल इज आवर न्यूरॉन। ऑलराइट, अब नीचे दिख रहा है आपको न्यूरॉन, और न्यूरॉन दिखता कैसा है? तो न्यूरॉन जो होता है उसके अंदर मेनली 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। देखें कौन कौन से। सबसे पहला ज़रूरी कंपोनेंट होता है न्यूरॉन के पास सेल बॉडी, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होता है न्यूरॉन का जिसके अंदर न्यूक्लियस भरा हुआ होता है, न्यूक्लियस रखा हुआ होता है और साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है, उस पोर्शन को हम बोलते हैं सेल बॉडी। और इसी सेल बॉडी से सिग्नल को रिसीव करने के लिए, सिग्नल को, इंफॉर्मेशन को पकड़ने के लिए, मैसेज को पकड़ने के लिए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पकड़ने के लिए जो साइड में ब्रांचेस लगी हुई होती हैं, देख रही हैं ये वाली जो ब्रांचेस लगी हुई होती हैं, इन ब्रांचेस को हम लोग बोलते हैं क्या? डेंड्राइट्स। सो these are our dendrites। ठीक है, लिख देते हैं, गड़बड़ ना हो जाए। और अभी हम लोग डिस्कस करके आए थे अंदर वाला जो पोर्शन था, ये क्या था? यानी कि ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर से डिनोट किया है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और न्यूक्लियस भरा हुआ है, ये वाला पोर्शन कौन सा है? दिस इज सेल बॉडी, नॉट बॉडी, इट्स बॉडी। ऑलराइट, सो अब फिर हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन के थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट की, सबसे लंबे पोर्शन की, सबसे लंबे वाले पार्ट की, जो कि है हमारा एक्सॉन। यानी कि ये जो डेंड्राइट्स लगी हुई हैं, वापस से देखो इधर की साइड, मैं वापस से ये सारा कुछ इरेज कर दे रही हूँ। ऑलराइट, हट गया, वापस से देखो। सो ये जो डेंड्राइट्स होती हैं, ये डेंड्राइट्स हमारे सिग्नल को पकड़ती हैं। ठीक है, कोई भी सिग्नल लिया और उस सिग्नल को, इन्फॉर्मेशन को ये डेंड्राइट्स पकड़ लेंगी, ये रिसीव करती हैं। रिसीव करने के बाद ये डेंड्राइट्स पहुंचाती हैं उस इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी के पास इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और यही जो हमारा नर्व इम्पल्स होगा, यानी यही जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, इसको फिर आगे वाले पार्ट में मूव करा दिया जाता है, जिस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, यानी कि मैं दूसरा कलर ले रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक येलो कलर दिस टाइम। सो अब आप लोग येलो कलर को देखो, तो ये वाला इतना लंबा जो पोर्शन होता है, जो इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से न्यूरॉन के पिछले वाले साइड में लेकर के जाता है, इस पार्ट को बोलते हैं हम एक्सॉन। आप एक और चीज़ समझ लो, किसी भी चीज़ का अगला वाला भाग होता है और पिछला वाला पार्ट होता है ना। तो न्यूरॉन का जो आगे वाला पार्ट होता है, अब दो चीज़ें होती हैं बायोलॉजी के अंदर, एक होती है एंटीरियर साइड और दूसरी होती है हमारी पोस्टीरियर साइड।
तो जो एंटीरियर साइड होती है वो होता है अगला वाला पोर्शन। कौन सा? अगला वाला। अगला वाला पोर्शन कौन सा है? डेंड्राइट्स वाला पोर्शन। just hold on for a second. All right, so okay, now look here, डेंड्राइट्स वाला पोर्शन और जो पीछे वाला posterior, the last part of neuron is known as, or the last portion of neuron is the posterior side of the neuron. तो पोस्टीरियर साइड कौन सी हो गई? वापस से नया कलर ले रही हूँ, ग्रीन कलर देखना, ग्रीन कलर देखने की कोशिश करो। ये वाला जो लास्ट वाला पोर्शन होता है, ये लास्ट वाला पोर्शन जो मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं नर्व टर्मिनल। यानी कि यहाँ पर इस वाले न्यूरॉन का एंड पार्ट आ गया है। अब एक और चीज़ लगे हाथ यहीं समझ लो, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो इसी न्यूरॉन के पोस्टीरियर पार्ट में यानी पीछे वाली साइड में अगला वाला एक और न्यूरॉन लगा हुआ होगा। ऐसे समझना, अभी इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, रुको, थांबा हो जाओ। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? आर वी गुड टू गो नाउ? चलें आगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने सीखा न्यूरॉन्स के अंदर, न्यूरॉन जो होता है उसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेंड्राइट्स, जो कि इन्फॉर्मेशन को सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में, उसको लेते हैं सेल बॉडी के पास पहुंचाते हैं, जो कि दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेल बॉडी उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, उसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे की तरफ बढ़ाती है, और वो जो सबसे लंबा पोर्शन होता है न्यूरॉन का उसको बोलते हैं एक्सॉन। और एक्सॉन की जो लेंथ होती है वो 1 mm से कम भी हो सकती है और 1 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स कौन सा न्यूरॉन है, ठीक है। और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है यानी कि 4th पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन इज द नर्व टर्मिनल। अब देखो आगे। सो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके कि कंपोनेंट जो होते हैं न्यूरॉन के कौन कौन से होते हैं। तो इधर देख लो वापस से, ये वाला जो पोर्शन होता है, मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट जो ग्रीन कलर जहाँ मेरा चल रहा है, इस वाले पार्ट को कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इन्फॉर्मेशन को पकड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद कहाँ पहुँचाते हैं? सेल बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगा, उस इम्पल्स को आगे की तरफ मूव कराया जाता है, आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कराया जाता है इस बहुत लंबे से पार्ट में न्यूरॉन के, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। अब यहीं पर एक और चीज़ समझ लो, मैं वापस से सारा हटा दे रही हूँ। ये जो एक्सॉन दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है ये एक्सॉन? ये वाला पोर्शन, यही तो होता है एक्सॉन। इस एक्सॉन के ऊपर कुछ पिंक कलर का नहीं दिख रहा? ऐसे करके नीचे की साइड, ऊपर की, नीचे की, ऊपर की, नीचे की, देखना। मैं ले रही हूँ कौन सा कलर? ओके, आई एम गोइंग टू गो विद ऑरेंज कलर। ऑल राइट, देखना इधर, ये जो होती हैं, ये जो पोर्शन दिख रहा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, यानी कि एक्सोन कवर होता है एक तरीके की शीथ से, जिन शीथ को नाम दिया जाता है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम क्या होता है अभी बताती हूँ, ठीक है। फिलहाल ये समझो कि ये जो पोर्शन एक्सोन को ढके हुए रखता है उसको बोलते हैं माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के बेसिस पर ही एक्सोन न्यूरॉन्स 2 तरीके के होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस, not and, go with or, all right, depending on the presence or absence of what? Depending on the presence and absence of myelin sheath. Myelin sheath, neurons can be categorized into 2 categories. दो कैटेगरीज में इनको कैटेगराइज कर दिया जाता है। जो पहली कैटेगरी होती है वो होती है हमारी
माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। कौन से माइलिनेटेड कौन से होंगे, अब तो समझ में आ गया होगा बच्चा लोग। माइलिनेटेड वो होते हैं जिनके पास क्या होती है, माइलिन की शीथ होती है, यानी कि एक्सॉन के ऊपर ये कवरिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। दूसरे तरीके के होते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स वो होते हैं जिनके पास माइलिन की शीथ प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। तो पीछे वाला न्यूरॉन दिखाती हूँ। ये वाला जो न्यूरॉन था, मैं मिटा रही हूँ ये सारी चीज़ें। इस वाले न्यूरॉन के पास कोई माइलिन शीथ नहीं है, तो ये कैसा न्यूरॉन हो गया, ये वाला न्यूरॉन है हमारा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है। अब देखना आगे, एक और चीज़ समझानी है मुझे आप लोगों को कि ये जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, इन न्यूरॉन्स के पास जो एक्सॉन वाला पोर्शन होता है, लंबा वाला पोर्शन जिसके ऊपर माइलिन की शीथ लगी हुई होती है, लेकिन पूरे पार्ट में माइलिन की शीथ नहीं होती। देखना अभी मैं ये हटा देती हूँ यहाँ से, एंड देन वी आर गोइंग टू सी इट अगेन। या जस्ट लुक, ये जो माइलिन की शीथ के बीच में थोड़ा थोड़ा ये जो गैप रह जाता है, इस गैप को बोलते हैं नोड्स ऑफ रानवियर। क्या बोलते हैं, ये गैप को बोला जाता है नोड्स ऑफ, नॉट नॉट्स, नोड्स। ओके, जस्ट अ मोमेंट, कि ये जो गैप रह जाता है इसको बोला जाता है नोड्स ऑफ रानवियर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। नाउ बाकी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कुछ रह गया है, बट स्टिल वी कैन डिस्कस द स्लाइड वन मोर टाइम। आई थिंक आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीथिंग, बट ओके, वी कैन गो विद दिस अगेन, रिविजन सा हो जाएगा। सेल बॉडी ये पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, और सेल बॉडी जो होती है, ये सेल बॉडी के पास साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है, पहले बता चुकी हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट्स जो होते हैं इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंस करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं जो कि सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं, जिनका काम होता है सिग्नल को डिटेक्ट करना, ये वाले। ठीक है। आगे देखो, एक्सॉन जो होता है ये सबसे बड़ा फाइबर होता है न्यूरॉन के पास, और ये जो सबसे बड़ा फाइबर होता है इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या लगी हुई होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग लगी हुई होती है, जिसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ, माइलिन की शीथ। और ये जो माइलिन की शीथ होती है ये फैट के मॉलिक्यूल से और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के पास जो माइलिन की शीथ होती है, वो माइलिन की शीथ बनी हुई होती है दो चीज़ों से। पहला हमारे फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं उसके पास प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गई इतनी बात। नाउ अब आती है बात रिसेप्टर और इफेक्टर की। ये ज़रूरी है समझना, रिसेप्टर और इफेक्टर। तो आप लोग ऐसे समझने की कोशिश करो, वही पतीला वाला फिर से एग्जाम्पल देख लेते हैं। पतीला वाला एग्जाम्पल फिर से देखो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कोई भी सेल हमारी बॉडी में जो कि इंफॉर्मेशन को, इन्वायरमेंटल चेंज को सेंस करके और उस इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुँचाता है, ब्रेन के पास। ब्रेन के पास कौन पहुँचाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स। तो रिसेप्टर और इफेक्टर दो चीज़ें होती हैं। पहले आप लोग समझो रिसेप्टर, फिर समझो इफेक्टर। तो वही वाला पतीला वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने पतीला छुला, ये है पतीला, मेरा हाथ लग गया। तो ये जो मेरी ये वाली जो सेल्स होंगी, इस वाले पार्ट की जो सेल्स होंगी, मेरे हाथ वाले पार्ट की ये जो स्किन सेल्स होंगी, इस स्किन सेल्स जो हैं वो इस स्टिमुलाई को क्या करेंगी, डिटेक्ट कर लेंगी कि भाई कुछ गर्म चीज़ थी जो हाथ से लग गई है। तो ये वाली जो सेल्स हैं, यानी इस वाले हाथ की ये वाली जो सेल्स हैं, ये कहलाएंगी रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर।
तो वही लिखा हुआ है कि रिसेप्टर्स जो होती हैं वो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की, वो सेल्स, वो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो सेल्स स्टिमुलाई को रिसीव करती हैं। ठीक है, अब यहाँ से जब मेरी इन वाली सेल्स ने उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट किया, यहाँ से आगे इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और वो इंफॉर्मेशन को पहुँचा देते हैं ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेस करेगा, फिर वो इंफॉर्मेशन को लेकर के आएगा किसकी हेल्प से, मोटर न्यूरॉन्स की हेल्प से, और फिर यहाँ की जो मसल सेल्स होंगी, स्किन सेल्स नहीं, स्किन सेल्स कौन थी, रिसेप्टर, स्किन सेल्स कौन थी, रिसेप्टर, लेकिन मेरे हाथ को हटाने वाली जो सेल्स होंगी वो होंगी मस्कुलर सेल्स। मसल्स ही तो होती हैं जो मूव कराने में हेल्प करती हैं हमारी बॉडी को, तो वो जो सेल्स होंगी जो मेरी बॉडी के इस वाले पार्ट को जो गरम लगा है जहाँ से, उसको हटा लेंगी, उन सेल्स को हम बोलते हैं इफेक्टर। तो इफेक्टर होती है मसल या फिर कोई ग्लैंड जो कि एक्शन प्रोड्यूस करती है स्टिमुलस के खिलाफ। नाउ दूसरा पॉइंट, मेन एक्शन क्या होता है रिसेप्टर के अंदर और इफेक्टर के अंदर। रिसेप्टर ने यानी स्किन की ये जो सेल्स थी उन्होंने सिग्नल को रिसीव किया, उस स्टिमुलाई को रिसीव किया कि भाई गर्म है, तत्ता लग रहा है, हटा ले। वैसे ही जो इफेक्टर होती हैं वो इस मसल को, हाथ की मसल को सिग्नल देंगी हटा ले, गर्म है। ठीक है, तो इफेक्टर मस्कुलर सेल्स होंगी जो कि इसको हटाने में हेल्प करेंगी, और इस सिग्नल को जो सेंस करने का काम किया था वो किया था रिसेप्टर्स ने। नाउ ये जो रिसेप्टर्स होती हैं ये प्रेजेंट होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर, और ये जो हमारे इफेक्टर होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में पूरी में मसल्स होती हैं तो पूरी बॉडी के अंदर हमारी प्रेजेंट होती हैं इफेक्टर। नाउ इन्फॉर्मेशन क्या है कि रिसेप्टर्स जो होते हैं इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस इन्फॉर्मेशन को लेकर के आने का काम करते हैं, और रिसीव करके एक्शन प्रोड्यूस करने का काम करती हैं हमारी इफेक्टर। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर हो गई। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, अब ये जो हमारी स्टिमुलाई को सेंस करने का काम करती हैं पूरी ह्यूमन की या फिर पूरे एनिमल्स की बॉडी में, वो 5 रिसेप्टर्स होते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। हमारी आँखें हुई, हमारी नोज़ हुई, हमारे कान हुए, हमारी स्किन हुई, है ना, और हमारी टंग हुई जो कि टेस्ट को सेंस करती है। सो सेंसरी ऑर्गन्स और रिसेप्टर्स जो होते हैं वो 5 होते हैं एनिमल्स के अंदर। पहला हमारा ईयर, और ईयर के पास जो रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर्स को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? फोनो, फ़ोन से याद कर लेना, फ़ोन वाले रिसेप्टर। तो फ़ोन किससे सुनते हो? कान से। सो कान वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स। और ये जो फोनो रिसेप्टर्स होते हैं इनका काम होता है साउंड वाले स्टिमुलाई को सेंस करके उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना। दूसरे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं आँखों के पास। हमारी आँख ने देखा कि भाई कोई कुत्ता है, वो हमारी तरफ घुर्राता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ आ रहा है, तो हमारी आँख जैसे ही उसको देखेंगी कुत्ते को, हमारी आँख उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचा देंगी चंद सेकंड्स में। और ब्रेन जो है आँखों को वापस से, यानी आँखों को नहीं, ब्रेन सिग्नल देगा हमारे पाँव को, पाँव वाली मसल्स को, इफेक्टर पाँव वाली ग्लैंड मसल्स को कि भाई भागना शुरू कर दे वरना कुत्ता खा जाएगा। तो यानी कि ये जो आँख होती हैं, आँख के अंदर जो हमारा रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, और फोटो रिसेप्टर्स देख करके स्टिमुलस को लेते हैं। अगली होती है स्किन, और स्किन जो होती है वो थर्मो, यानी कुछ गर्म लगा, कुछ ठंडा लगा, जो
टेम्परेचर से रिलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं वो स्किन के पास होते हैं, यानी टेम्परेचर को फील करने का काम करती हैं स्किन। नाउ नोज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो नोज़ सूंघने के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं ऑल्फैक्टरी। सूंघने वाले रिसेप्टर्स को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, नाक का काम क्या होता है? सूंघना। तो सूंघने की जिम्मेदारी दी गई है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को, जो कि कहाँ होते हैं? नाक में। और टंग, पांचवा आता है जीभ। जीभ बड़ी चटोरी। तो अलग अलग जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, और गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे कहाँ? टंग के अंदर, जीभ के अंदर। ऑलराइट, नाउ ये 5 रिसेप्टर्स होते हैं, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये 5 हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और इन 5 सेंसरी ऑर्गन्स के पास ये 5 अलग अलग तरीके के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलें आगे। नाउ वही लिखा हुआ है भाई, वापस से वही लिखा हुआ है जो हम लोग कुत्ते की कहानी देखते हुए जा रहे हैं। बस यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझनी है। देखो, ये गरम थी, ये मेरा हाथ है, और ये मान लो गरम पतीला है, ठीक है? तो मेरा हाथ इस गरम पतीले पर लगा, और मैं वापस से बता रही हूँ क्या क्या होगा। एक बार वापस से देख लो। चलो इधर देखो। सबसे पहले क्या होगा? मेरा जो हाथ की यानी मेरे जो स्किन के रिसेप्टर्स होंगे, कौन से होंगे? स्किन के रिसेप्टर्स कौन से होंगे बताओ? अगर इसको मान ले रहे हैं, ये जो है ये है गरम पतीला, इसको मान लो ये है गरम पतीला, और ये मेरा हाथ है, दिस इज़ माई हैंड, और मेरा हाथ जो है इस गरम पतीले से छुल गया। अब क्या होगा? क्या होता है? क्या मैकेनिज़्म होता है? हाथ में, स्किन में कौन से रिसेप्टर्स होंगे? जल्दी बोलो। स्किन के अंदर अभी बताए थे मैंने कौन से रिसेप्टर्स होंगे? थर्मो रिसेप्टर्स। तो थर्मो रिसेप्टर्स जो होंगे, जो स्किन के अंदर प्रेजेंट हैं, वो थर्मो रिसेप्टर्स इस वाले स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे, इस वाले सिग्नल को पहुंचाएंगे, इस वाले सिग्नल को वो दे देंगे सेंसरी न्यूरॉन्स को। ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे इस वाली इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन को, यहाँ पर होगी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग होने के बाद इस इंफॉर्मेशन को पकड़ा दिया जाएगा मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन लेकर के जाएंगे इंफॉर्मेशन को इफेक्टर ऑर्गन के पास, जिस भी इफेक्टर ऑर्गन की ज़रूरत है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म चलता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के अंदर। अब यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। आई एम गोइंग टू डिलीट द एंटायर पार्ट जो मैंने अभी लिखा है, तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट चाहिए, यू कैन टेक इट जल्दी से। चलें आगे, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। पूरी बॉडी में नीचे की तरफ देखो, ये वाला पोर्शन समझना है। पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स इस तरीके से ही लगे हुए होते हैं। जैसे मान लो ये है हमारा पहला न्यूरॉन और ये है दूसरा न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन को सेंस किया, वो जो इंफॉर्मेशन थी उसको लिया, इंफॉर्मेशन को लेने के बाद उसने उस इंफॉर्मेशन को कहाँ भेज दिया? सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी ने उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुँचाया एक्सोन से होकर के, वो इस न्यूरॉन के, पहले वाले न्यूरॉन के पोस्टीरियर साइड यानी पिछले वाले भाग में पहुँच गया। अब ये इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन के बाद दूसरे न्यूरॉन, दूसरे के बाद तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, ऐसे ही बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं उन इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करते हुए चले जाएंगे, और दिस इज़ हाउ द इंफॉर्मेशन रीच टू आवर ब्रेन। ठीक है? तो दूसरा जो न्यूरॉन होगा, ये दूसरा न्यूरॉन का जो ये पहला वाला एंटीरियर साइड है, आगे वाली साइड है, ये उस सिग्नल को रिसीव करेगी, लेकिन ऐसे नहीं चलता। आपको दिख रहा होगा बीच में थोड़ा सा गैप है, तो ये जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इस गैप को बोलते हैं सिनेप्सिस। और ये जो सिनेप्सिस होता है, इस सिनेप्सिस के अंदर दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि यहाँ से जो सिग्नल रिसीव किया था, वो सिग्नल रिसीव किया था इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में,
इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर पास किया, जब वो बाहर लास्ट वाले पोर्शन में पहुंच गया पहले न्यूरॉन के, तो पहले न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वो सिग्नल पास होने के लिए यहाँ पे बीच में ये जो पोर्शन है सिनेप्सिस, इसमें होता है केमिकल रिएक्शन, और फिर वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे डेंड्राइट्स उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करती हैं जो केमिकल रिएक्शन की वजह से जनरेट हुआ है, और फिर उसको पास ऑन किया जाता है। फिर इसके बाद अगला न्यूरॉन होगा, फिर से केमिकल रिएक्शन होगा, फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास ऑन होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्लियर हो गया? नाउ आगे चलना। सिनेप्स जो होते हैं वो वन वे यानी यूनी डायरेक्शनल होते हैं, एक डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और दूसरा ये कि इनके पास वन वे वॉल्व होते हैं। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होते हैं, वन वे वॉल्व होते हैं। सो न्यूरॉन्स जो होते हैं मेनली कितने तरीके के न्यूरॉन्स मैं अब तक बता रही थी? 2। अभी तक मैंने 2 तरीके के न्यूरॉन्स का जिक्र किया है, सेंसरी और मोटर। सेंसरी वो जो इन्फॉर्मेशन को यहाँ स्किन से कहाँ लेकर के जा रहे हैं? ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है उस इन्फॉर्मेशन को वापस भेज रहा है इसकी मसल्स के पास कि भाई हटा ले जल्दी से वरना जल जाएगी स्किन। तो वो जो न्यूरॉन्स हैं वो मोटर न्यूरॉन्स हैं। 2 ही बताए। अब हम लोग तीसरे न्यूरॉन्स की भी बात कर लेते हैं। तो इधर ध्यान से देखने की कोशिश करो। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स मेनली 3 होते हैं। अगर पहली टाइप की बात करें वो सेंसरी हैं। सेंसरी इम्पल्सेस को सेंसरी सेल से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। बहुत बार बता चुकी, दिमाग में भर गया होगा। अब इन दोनों के बीच में जो लिंक करने का, इन दोनों न्यूरॉन्स को जो जोड़ने का काम करता है वो करता है एक तीसरे तरीके का न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन लिंक होता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक है, नाउ आते हैं तीसरे तरीके के न्यूरॉन्स जिनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स वही इंफॉर्मेशन जो सेंसरी न्यूरॉन्स ने सीएनएस तक पहुंचाई और सीएनएस ने उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करके दी उसको वहां से उठा करके मसल सेल के पास पहुंचाने का काम करते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, आगे देखो, जल्दी बढ़ो। अब रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन में वही होता है। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है सडन, हाँ अब देखो इधर, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारा सडन इनवॉल्यूंटरी एक्शन और रिएक्शन ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। यानी कि वो सारे एक्शंस जिसमें बॉडी को सोचना नहीं पड़ता है। ठीक है, और बहुत सडन होते हैं। वो जो एक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और फिर रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथवे होता है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। तो पाथवे क्या होता है? ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको इस तरीके से मत बनाना। अगर बोर्ड एग्जाम में आ भी जाता है, कैसे बनाओगे इधर देख लो ध्यान से। वही वाला बनाना जो अभी मैंने बताया था। मान लो गरम पतीले ने मेरा हाथ छुला, यानी कि ये मेरा हाथ है, गरम पतीला छुल गया मेरे हाथ से, तो वही बताना कि जो स्किन के सेल्स होंगे यानी कि जो हमारे थर्मो रिसेप्टर्स होंगे स्किन के अंदर, वो थर्मो रिसेप्टर्स इस वाली स्टिमुलाई को सेंस करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, और डिटेक्ट करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा देंगे वो सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। ये जो हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इस इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसकी प्रोसेसिंग करेगा, यहाँ पर होगी उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग होने के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम बुलाएगा मोटर न्यूरॉन्स को कि भाई आओ तुम्हारे लिए काम आ गया है। मोटर न्यूरॉन्स फिर उस इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएंगे इफेक्टर मसल सेल के पास, यानी कि जिस भी सेल का काम है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो पाथवे होता है, इस पाथवे को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। समझ में आ गया होगा? रिफ्लेक्स एक्शन एंड देन रिफ्लेक्स आर्क। नेक्स्ट, अब ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने ये जो इन्फॉर्मेशन भेजी, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद हमारी जो मसल्स होती हैं वो रिस्पॉन्स कैसे
प्रोड्यूस करती हैं, जनरेट करती हैं। तो मसल्स जो होती हैं, मसल्स के पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं और वो जो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं वो अपनी शेप को भी चेंज कर देते हैं और अरेंजमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। ये प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेगा, ये प्लांट्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो मसल सेल्स जो होते हैं उनके पास स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि अपनी दोनों चीज़ों को चेंज कर देते हैं, शेप को भी, शेप चेंज होती है, मसल मूव करती है और दूसरा अपना अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से मस्कुलर मूवमेंट होने लगता है। तो वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसने भेजा है, नर्वस सिस्टम ने भेजा है, इफेक्टर सेल के पास सिग्नल भेजा है, उसके रिस्पॉन्स में जो मसल सेल्स होती हैं वो इन दोनों रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करती हैं, जनरेट करती हैं। अब बात आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारा ह्यूमन ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अब इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और अभी मैंने बताया था कि ब्रेन से निकलने वाली ये जो नर्व्स होती हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स होती हैं, ये नर्व्स मिलकर के बनाती हैं पीएनएस को, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। ना ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन के अंदर होते हैं मेनली 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। कितने इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं? 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। पहला जो पार्ट होता है जो ब्रेन के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है हाइंड ब्रेन और तीसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, जो कि है पहला है हमारा फोर ब्रेन और तीसरा है हमारा हाइंड ब्रेन। सो मिड ब्रेन के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा डिवाइड होता है 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट में। पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन अभी मत देखो इसको, लीव इट, डोंट गो विद इट। फिलहाल के लिए ये समझो कि ये जो हमारा ब्रेन होता है, ये ब्रेन हमारी खोपड़ी के अंदर प्रेजेंट होता है। खोपड़ी के अंदर भी एक बोनी बॉक्स होता है और उस बोनी बॉक्स को नाम दिया जाता है क्रेनियम। यानी कि ये जो ब्रेन होता है ये बोनी बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। खोपड़ी के अंदर भी, स्कल के अंदर भी एक बोनी बॉक्स होता है जिसको हम नाम देते हैं क्रेनियम, और क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है ह्यूमन का ब्रेन, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है, इसके 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। नाउ ये वाला डायग्राम देखो, तो फोर ब्रेन जो होता है उसके अंदर भी 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला सेरिब्रम, दूसरा हाइपोथैलेमस और तीसरा थैलेमस, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ब्रेन के अंदर, वो पार्ट कहलाता है हमारा क्या? वो पार्ट कहलाता है हमारा सेरिब्रम। तो ये पूरा जो है, जो मैंने आउटलाइन किया है, ये पार्ट है फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फोर ब्रेन के अंदर, वो थैलेमस होता है। अब मैं जो दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ, यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये है हमारा थैलेमस। और थैलेमस के नीचे लगा हुआ होता है तीसरा पार्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं ये हाइपोथैलेमस। और इस हाइपोथैलेमस के नीचे लगी हुई होती हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? मास्टर ग्लैंड। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड? अभी देखेंगे सारी चीज़ें। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा जो चीज़ हमको समझनी है, ये जो सेरिब्रम होता है, इसके अंदर बहुत सारे कॉर्टेक्स बने हुए होते हैं और उन कॉर्टेक्स लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है, ग्रूव्स बने हुए होते हैं, इन ग्रूव्स को बोला जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स।
तो पहला हो गया फोर ब्रेन, जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, पहला सेरेब्रम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। मिटा लेते हैं ये वाला पोर्शन, गिचपिच हो जाएगा वरना। अब देखो दूसरा पोर्शन जो कि है मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों मिलकर के बनाते हैं, दोनों मिलकर के कहलाते हैं ब्रेन स्टेम। तो हाइंड ब्रेन के अंदर ये जो मिड ब्रेन, अब मैं मिड ब्रेन दिखा रही हूँ आपको, तो ये वाला जो पोर्शन है ब्रेन का ये कहलाता है मिड ब्रेन, जिसको मैंने येलो कलर से मार्क किया है। और अब देखो आप लोग, हाइंड ब्रेन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पोन्स, ये जो होता है पोन्स कहलाता है। दूसरा होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको चिड़िया समझ लो आप लोग, तो यानी इट्स मोर लाइक ऑफ अ बर्ड, नो। सो ये वाला जो पोर्शन होता है, दिस पोर्शन इज नोन एज व्हाट, दिस पोर्शन इज नोन एज मेडुला ऑब्लोंगेटा, और इस मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे ही जुड़ी हुई होती है स्पाइनल कॉर्ड। और तीसरा जो पार्ट होता है दैट इज सेरेबेलम, और सेरेबेलम ये जो बाल बाल जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है सेरेबेलम। तो हाइंड ब्रेन के अंदर भी 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम। नाउ फोर ब्रेन जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो फोर ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं मेनली ये थिंकिंग वाले पार्ट में इन्वॉल्व होता है, और अलग अलग एरिया होते हैं इसके अंदर, हियरिंग के लिए, सुनने के लिए, स्मेल करने के लिए, देखने के लिए। समझ में आया? यानी कि इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है फोर ब्रेन का, जो कि थिंकिंग के लिए काम करता है, वो पार्ट कहलाता है हमारा फोर ब्रेन। और ये जो हमारा फोर ब्रेन होता है इसके अंदर अलग अलग एरिया होते हैं, देखने के लिए, सूंघने के लिए, सुनने के लिए, राइट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसके अंदर सेरेब्रम जो होता है, सेरेब्रम हमारा जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। और सेरेब्रम जो होता है वो रीजनिंग के लिए, लॉजिक के लिए, इमोशंस के लिए, स्पीच बोलने के लिए, मेमोरी के लिए, विजुअल प्रोसेसिंग के लिए, और कई सारे स्टिमुलाई, सुनने वाले स्टिमुलाई और टेस्ट वाले स्टिमुलाई के रिकॉग्निशन के लिए भी हमारा सेरेब्रम ही काम करता है। यानी लॉजिकल थिंकिंग, बोलना, मेमोरी, ये सारा जो काम होता है ये सेरेब्रम का ही काम होता है। मिड ब्रेन हमारे सिलेबस में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मिड ब्रेन दैट मच, लेकिन मिड ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन होता है ये दोनों मिलकर के बनाते हैं ब्रेन स्टेम। अब अगर हम लोग हाइंड ब्रेन के फंक्शंस को देखें तो हाइंड ब्रेन में पहला पार्ट क्या था, पोन्स। और पोन्स जो होता है वो फोर ब्रेन से हाइंड ब्रेन के बीच में सिग्नल्स पहुंचाने का काम करता है। उल्टा बोल दिया मैंने। पोन्स जो होता है वो हाइंड ब्रेन से उठाता है सिग्नल और उन सिग्नल्स को पहुंचाता है फोर ब्रेन के पास, ठीक है। अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को देखें तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है जितने भी इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होते हैं, यानी जिस पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे वॉमिटिंग, तो जिन पे इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे हार्ट बीट, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, यॉनिंग, जवाई लेना, वॉमिट करना, ये सारे जो एक्शंस को कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेरिबेलम, और सेरिबेलम का काम होता है बॉडी को बैलेंस करना, बॉडी के मूवमेंट्स को बैलेंस करना, और बॉडी पूरे प्रॉपर पोस्चर में रहे इस बात का ध्यान रखना सेरिबेलम का काम होता है। तो जो लोग अल्कोहल पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं और टल्ली हो जाते हैं, उन लोगों का इम्पैक्ट होता है सेरिबेलम पर, क्योंकि वो लोग फिर उसके बाद ठीक से खड़े नहीं हो पाते हैं। तो तीनों के काम समझ में आ गए। पोन्स का काम होता है सिग्नल पहुंचाना हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन तक। मेडुला ऑब्लोंगेटा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर इनवॉल्यूंटरी एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है, और सेरिबेलम जो होता है वो बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। गुड टू गो, चलें आगे।
अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। तो अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स के अंदर सिर्फ हमारे हार्मोन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और हार्मोन्स का मतलब हार्मोन्स। तो प्लांट के हार्मोन्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं। अब ये जो प्लांट, जितने भर प्लांट होते हैं, ये इन्वायरमेंट से रिस्पॉन्स को, इन्वायरमेंट से चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और फिर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके रिस्पॉन्ड देते हैं। समझ में आया? यानी कि हमारी जो बॉडी होती है ह्यूमंस के अंदर, हम लोगों ने गर्म पतीला छुआ था, गर्म पतीला छूने के बाद हमारे जो न्यूरॉन्स थे वो एक्टिवेट हो गए, वो सिग्नल को लेके चले गए सीएनएस के पास, सीएनएस से उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद मोटर न्यूरॉन भेज दिए। ऐसा नहीं होता है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के पास सिर्फ एक हथियार है और उस हथियार का नाम है प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स। तो प्लांट जो भी इन्वायरमेंटल सिग्नल, इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस को डिटेक्ट करता है, उनको लेता है और उनको जो है उन इन्वायरमेंटल चेंजेस को सेंस करने के बाद उनके लिए रिस्पॉन्ड करता है बाय द एक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करके, हार्मोन्स को सिक्रीट करके। तो हार्मोन्स दो तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, पहला तो ग्रोथ को प्रमोट करने में और दूसरा ग्रोथ को रोकने में। सो जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर इन्वायरमेंटल चेंजेस के लिए जो रिस्पॉन्स आता है, उस रिस्पॉन्स का नाम दिया गया है, उस रिस्पॉन्स को नाम देते हैं ट्रॉपिज्म। ठीक है, समझ में आ गई? प्लांट के पास कोई वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम नहीं होता, उनके पास सिर्फ फाइटो हार्मोन्स होते हैं। फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं वो सिग्नल को सेंस करते हैं, यानी इन्वायरमेंटल चेंज को डिटेक्ट करते हैं और फिर हार्मोन्स को सिक्रीट करके उसके लिए रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो रिस्पॉन्स होता है उन इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के अगेंस्ट, उस रिस्पॉन्स को प्लांट में बोला जाता है हमारा ट्रॉपिज्म। और ये ट्रॉपिज्म दो ही काम करता है, या तो प्लांट की ग्रोथ को अप रेगुलेट करेगा या उसको डाउन रेगुलेट कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये जो ट्रॉपिज्म होते हैं ये भी कई तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो का मतलब होता है लाइट और ट्रॉपिज्म का मतलब अभी मैंने बताया था रिस्पॉन्स। तो लाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स, तो प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्स अगर शो करता है लाइट को तो उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है लैंड, ज़मीन से। तो अगर जियो को आप लोग ग्रेविटी से समझ लो, यहाँ पर अगर प्लांट अपनी ग्रोथ को ग्रेविटी के प्लांट की ग्रोथ ग्रेविटी के लिए, या फिर ग्रेविटी प्लांट ग्रोथ टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक क्या होता है, विल सी दैट। तीसरा होता है केमिकल के लिए जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है प्लांट, उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमो का मतलब केमिकल के लिए, सो प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्स टू केमिकल्स। थिग्मो का मतलब होता है हमारा टच, टच के लिए। सो थिग्मो मतलब टच, तो प्लांट का ग्रोथ रिस्पॉन्स टच के लिए। और 5वां होता है हाइड्रो मतलब पानी, तो प्लांट का ग्रोथ रिस्पॉन्स पानी के लिए। ठीक है, आगे चलें। नाउ एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एनिमल्स के अंदर कुछ जो सेल्स होते हैं वो, जैसे हम लोगों ने जब हमारा सिग्नल लेकर के आ गए थे मोटर न्यूरॉन्स, तो हमारी जो मसल्स होती हैं उनके अंदर शेप चेंज हो जाता है या फिर अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से शेप चेंज हो जाता है और अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो हाथ होता है, वो जो मसल होती है उस जगह की, वो मूव कर जाती है, अलग साइड को हट जाती है। तो एनिमल्स के अंदर कुछ सेल होते हैं जो कि शेप को चेंज कर देते हैं ताकि वहाँ पर मूवमेंट हो सके मसल्स का। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी शेप को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का अमाउंट चेंज करके उनके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, या तो प्लांट
उनके जो सेल्स होते हैं वो फूल जाते हैं या फिर वो श्रिंक हो जाते हैं, और जैसे ही उनके सेल्स श्रिंक या फिर फूल जाते हैं तो वो ही प्लांट की शेप चेंज होना कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल्स के अंदर कुछ जो सेल्स होते हैं वो शेप चेंज करते हैं। कैसे शेप चेंज करते हैं? सॉरी, एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर जो हमारा मूवमेंट होता है वो शेप चेंज करके, अरेंजमेंट चेंज करके होता है। लेकिन प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट होता है बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, पानी के अमाउंट को चेंज करके। तो प्लांट जो होता है या तो पानी को लूज़ कर देता है या फिर ज़्यादा पानी भर जाता है उनकी सेल्स में। अगर ज़्यादा भर गया तो वो सेल फूल जाएगी, जिसको बोलते हैं स्वेल हो गई सेल। अगर पानी निकल के भाग गया उसको बोल देते हैं सेल श्रिंक हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी चेंज करते हैं शेप को। अब जो रिस्पॉन्स होते हैं प्लांट के अंदर वो धीरे हो सकते हैं, उनको हम लोग धीरे होते हैं, उनको जिस वक्त वो हुए हैं तुरंत ही वो ऑब्ज़र्व नहीं किए जा सकते। और ये जो चेंजेस होते हैं, ये जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये प्लांट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। वही प्लांट हार्मोन्स जिनको हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। तो प्लांट के अंदर रिस्पॉन्स स्लो होता है, तुरंत दिखाई नहीं पड़ता है, और प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो उन रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं, जिनको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स हमारे ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स भी होते हैं। अगर ग्रोथ इनहिबिटर्स को देखें तो हमारा एब्सिसिक एसिड आता है, यानी ABA आता है इसके अंदर। और अगर प्रोमोटर्स को देखें तो 3 हार्मोन्स आते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, आप लोगों को ये दिखाई भी पड़ रहा होगा, एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल इन ऑर्डर टू नो थिंग्स बेटर। तो अगर जिब्रेलिन की बात करें, जिब्रेलिन हमारा प्लांट में जर्मिनेशन कराता है, मैच्योरिटी की ग्रोथ कराता है, यानी ग्रोथ टू मैच्योरिटी ग्रोथ कराता है, फ्लावरिंग कराता है, फ्रूट का डेवलपमेंट कराता है, एब्सिशन नहीं कराता है, और सीड की डोरमेंसी भी नहीं कराता है। वहीं पे अगर ऑक्सिन को देखें तो ऑक्सिन जो होता है जर्मिनेशन नहीं कराता, ग्रोथ कराता है, फ्लावरिंग कराता है, फ्रूट का डेवलपमेंट कराता है, एब्सिशन और सीड डोरमेंसी नहीं कराता है। एब्सिशन कौन कराता है? एब्सिशन हमारा इथाइलिन कराता है और एब्सिसिक एसिड कराता है, और एब्सिसिक एसिड सीड की डोरमेंसी को भी कराता है। वो जो इनएक्टिव पीरियड होता है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल, जस्ट गो थ्रू दिस वंस। All right, now all right, so आज हम लोग यहीं छोड़ते हैं। ठीक है, बाकी का जो पोर्शन है उसको हम लोग अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। सो आप लोग इससे अगले वाले लेक्चर में वो सारा पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। ऑल राइट, सो अगर आपको लेक्चर्स ठीक लग रहे हैं, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन लाइक द वीडियो, all right, and you can share the video to your friends as well। और बस यही। okay, so I'll meet you in the next video। all right, bye bye।